नमस्कार और द डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में मतलब लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। हमारे पास इस किताब का एक बहुत ही बेहतरीन सार है और हमारा मिशन है इसके सबसे गहरे विचारों को खोद कर निकालना और ये समझना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, हमारे तनाव, हमारी चिंता की असली जड़ क्या है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये किताब इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये किसी बाहरी चीज को बदलने की बात नहीं करती। ये कहती है कि असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। इसका सबसे बड़ा दावा यह है कि इंसानी चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव मुमकिन है और वो बदलाव भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल में, अभी में जीने से आता है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है पर असल में ये हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह पलट देता है। हाँ, और ये शुरुआत करता है समस्या को पकड़ने से। किताब का जो पहला और सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि हमारा ज्यादातर दुख अतीत में अटके रहने से या फिर भविष्य के बारे में सोचते रहने से आता है। हम असल में उस पल में होते ही नहीं जो सच में मौजूद है। मतलब मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ पर मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा है कि इसके बाद मुझे क्या करना है या कल मैंने ऐसा क्यों कह दिया था। एकदम सही कहा। हम सब अपने दिमाग में एक फिल्म चला रहे होते हैं और ये एक नॉन स्टॉप मूवी है। या तो हम रिप्ले मोड में होते हैं, पुरानी बातों को बार बार जी रहे होते हैं, पछतावा, गुस्सा, काश मैंने ऐसा किया होता। या फिर हम ट्रेलर मोड में होते हैं, आने वाले कल की चिंता, डर, उम्मीदें, प्लानिंग। टोले कहते हैं कि असलियत तो वो सड़क है जिस पर आपकी गाड़ी अभी चल रही है, लेकिन हमारा ध्यान या तो पीछे के शीशे में होता है या फिर आगे के जीपीएस पर सब दिखाता रहता है। यहीं पर अहंकार यानी ईगो का जिक्र आता है। स्रोत के मुताबिक ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो कभी चुप नहीं होती और ये आवाज हमेशा कुछ ना कुछ चाहती है। मुझे और चाहिए, मैं काफी अच्छी नहीं हूँ, या वो सबसे बड़ा डर, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिल्कुल। और ये आवाज हमें एक स्थायी बेचैनी की हालत में रखती है। अहंकार की खुराक ही तुलना करने से, शिकायत करने से और ज्यादा की मांग करने से मिलती है। इसे कभी शांति नहीं मिलती। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो ये कहेगा 2 करोड़ चाहिए। अगर आपको तारीफ मिलती है तो ये और तारीफ चाहेगा। ये हमेशा अधूरा महसूस करता है और अपनी पहचान बाहरी चीजों से बनाता है। आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी संपत्ति। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या भविष्य के बारे में सोचना या योजना बनाना हमेशा गलत होता है? मतलब मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई या अपने फाइनेंस के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। तो व्यवहारिक योजना और जुनूनी चिंता के बीच रेखा कहाँ खींचते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ समय का भ्रम या इल्यूजन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट मदद करता है। किताब ये नहीं कहती कि आप घड़ी देखना बंद कर दें या अपॉइंटमेंट लेना छोड़ दें, नहीं। वो कहती है कि 2 तरह का समय होता है, एक क्लॉक टाइम और दूसरा साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम व्यवहारिक है, मीटिंग के लिए वक्त पर पहुंचना, भविष्य के लिए बचत करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या साइकोलॉजिकल टाइम से है, यानी अपने मन में अतीत और भविष्य का बोझ ढोना। जब प्लानिंग चिंता में बदल जाती है और यादें पछतावे में, तब हम मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे होते हैं। और असल में हकीकत सिर्फ एक ही है, वर्तमान। अतीत एक याद है जो आप अभी सोच रहे हैं, भविष्य एक कल्पना है जो आप अभी कर रहे हैं। सब कुछ अभी में ही हो रहा है। समझ गई। तो मतलब जब हम अतीत के बारे में सोचकर दुखी होते हैं तो हम एक असलियत से नहीं बल्कि अपने दिमाग में चल रही एक याद से दुखी हो रहे होते हैं। उस एक पल में अगर हम सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा अगले या पिछले विचार में छिपी होती है। बिल्कुल। उस एक पल में जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं तब डर और चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। वे सिर्फ विचारों के रूप में जी सकते हैं। जब विचार नहीं तो वे भी नहीं। लेकिन कभी कभी दर्द सिर्फ एक विचार नहीं होता, वो बहुत असली लगता है, शरीर में महसूस होता है। यहाँ पर किताब में एक शब्द था जिसने मुझे सच में चौंका दिया, क्योंकि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पेन बॉडी या दर्द शरीर, ये आखिर है क्या चीज? हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। पेन बॉडी हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। सोचिए, जिंदगी में जब भी हमें कोई गहरा दुख, गुस्सा या अपमान महसूस हुआ जिसे हमने उस वक्त पूरी तरह से अनुभव करके जाने नहीं दिया, तो उसकी एक बची हुई ऊर्जा हमारे अंदर रह गई।
ये सारी बची हुई नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर एक तरह का एनर्जी फील्ड बना लेती हैं, जिसे टोले पेन बॉडी कहते हैं। तो ये पुराने घावों, नाकामियों और अपमानों का एक तरह से भूत है जो हमारे अंदर रहता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। और ये भूत चुपचाप नहीं बैठता, ये जिंदा रहने के लिए और दर्द चाहता है। ये नकारात्मकता पर पलता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना किसी वजह के चिड़चिड़े हो गए हों और छोटी सी बात पर लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हों, जैसे किसी ने गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों छोड़ दिया? टोले के अनुसार वो आपकी पेन बॉडी है जो जाग गई है और ड्रामा और दुख के रूप में अपना खाना ढूंढ रही है। ये तो डरावना है, पर ये एक बहुत ही जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये अपने बड़े बर्ताव के लिए एक बहाना नहीं बन सकता? कोई भी कह सकता है, अरे मैंने गुस्सा नहीं किया, ये तो मेरी पेन बॉडी ने करवाया। ये एक शानदार सवाल है और किताब इसका बहुत साफ जवाब देती है। पेन बॉडी को समझना जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि गहरी जिम्मेदारी लेना है। जब आप इस पैटर्न को पहचानते हैं तो आप उसे दोष नहीं देते, आप उसे देखते हैं। आप कहते हैं, अच्छा ये पुराना दर्द फिर से जाग गया है। लड़ने के बजाय आप उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। आप उसे अपनी जागरूकता की रोशनी में देखते हैं। और टोले कहते हैं कि कोई भी नकारात्मक पैटर्न जागरूकता की रोशनी में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जैसे अंधेरा रोशनी में नहीं टिक सकता, वैसे ही पेन बॉडी जागरूकता के सामने घुलने लगती है। तो ये बहाना नहीं, बल्कि मुक्ति का औजार है। ठीक है, तो अगर लड़ना नहीं है और बहाने नहीं बनाने हैं, तो रास्ता क्या है? ये हमें समाधान की ओर ले जाता है। और यहाँ किताब का एक और शक्तिशाली विचार आता है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन विचारों को देखने वाले हो। ये लाइन पढ़ने में जितनी सीधी है, महसूस करने में उतनी ही गहरी है। ये इस पूरी शिक्षा का दिल है। हम खुद को अपने विचारों और भावनाओं से इतना जोड़ लेते हैं कि हम उनके गुलाम बन जाते हैं। अगर मन में दुखी विचार आया तो हम कहते हैं, मैं दुखी हूं। टोले कहते हैं, नहीं, आप दुखी नहीं हैं। आप वो चेतना है जिसके अंदर दुख का एक विचार या एक भावना उठी है। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। आसमान कभी बादल नहीं बन जाता, वो हमेशा आसमान ही रहता है। तो इसका मतलब है अपने विचारों से अपनी पहचान तोड़ना। पर ये करें कैसे? बातें तो अच्छी लगती हैं, पर जब असल में दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा हो तब क्या करें? किताब कुछ बहुत ही सीधे साधे तरीके बताती है। कोई मुश्किल योग या ध्यान की जरूरत नहीं। सबसे पहला, अपनी सांस पर ध्यान दें। बस महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। दूसरा, अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी हथेलियों में हल्की झंझनाहट महसूस करने की कोशिश करें। यह आपको तुरंत विचारों से हटाकर शरीर की वास्तविकता में ले आता है। तीसरा और सबसे जरूरी, अपने विचारों को बस एक दर्शक बनकर देखें। उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना बस आते जाते देखें, जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हैं। आप ड्राइवर नहीं, सड़क के किनारे खड़े दर्शक हैं। मैंने ये सांस वाला अभ्यास करने की कोशिश की है और सच कहूं तो शुरुआत में मेरा दिमाग और ज्यादा शोर करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे शांत करने की जितनी कोशिश करती हूँ वो उतना ही उछलता है। और ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि पहली बार आप उस शोर पे ध्यान दे रहे हैं जो हमेशा से वहां था। मुद्दा उसे शांत करना है ही नहीं, मुद्दा बस उसे देखना है। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तो वो अपने आप शांत होने लगता है। और यहीं पर स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस का सिद्धांत आता है। हाँ, स्वीकृति को अक्सर लोग हार मान लेना समझ लेते हैं। ठीक है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर किताब कहती है कि ये वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्वीकृति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि समझदार होना है। इसका मतलब है इस पल की सच्चाई को स्वीकार करना बिना किसी अंदरूनी लड़ाई के। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। प्रतिरोध क्या है? हॉर्न बजाना, गुस्सा करना, चिल्लाना। ऐसा क्यों हो रहा है? स्वीकृति क्या है? एक गहरी सांस लेना और ये मानना, ठीक है मैं जाम में हूँ, ये अभी की सच्चाई है। इस स्वीकृति के बाद आपका मन शांत हो जाता है। अब आप एक शांत मन से फैसला ले सकते हैं। किसी को फोन करके बता दें कि देर होगी, या कोई गाना सुन ले। दुख जाम से नहीं, जाम के प्रति आपके प्रतिरोध से पैदा हो रहा था। ये बहुत काम की बात है। अब इस समझ को हम अपनी जिंदगी के सबसे उलझे हुए हिस्से यानी रिश्तों पर कैसे लागू कर सकते हैं? स्रोत कहता है कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत आधारित होते हैं, जहां अहंकार काम कर रहा होता है। तुम मुझे पूरा करो। हाँ, अहंकार वाले रिश्ते लेन देन पर चलते हैं। मैं तुमसे प्यार करूंगा अगर तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, अगर तुम मुझे अच्छा महसूस कराओ। इसीलिए ऐसे रिश्ते अक्सर एक रोलर कोस्टर होते हैं। जब तक मांगे पूरी हो रहे हैं सब अच्छा है,
जैसे ही मांगे पूरी नहीं होती, प्यार गुस्से या नफरत में बदल जाता है। तो फिर सच्चा प्यार क्या है? क्या वो मुमकिन भी है? किताब के मुताबिक सच्चा प्यार तब होता है जब दो लोग एक दूसरे से कुछ मांगने के बजाय एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। आप दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उनकी उपस्थिति को जैसे वो है स्वीकार करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ये जरूरत से नहीं, जुड़ाव से पैदा होता है। और इसी से जुड़ा बड़ा शब्द आता है एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान। हमारे दिमाग में तो इसकी एक छवि बनी हुई है, कोई हिमालय पर बैठा योगी है जिसे रहस्यमयी शक्तियां मिल गई हैं। और टोले इस पूरे छड़ी को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि एनलाइटनमेंट कोई अलौकिक चीज हासिल करना नहीं है, ये तो अहंकार का घुल जाना है। ये बस पूरी तरह से हर पल वर्तमान में जीने की अवस्था है। ये दुख से आजादी है। ये कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है जिसे सालों की साधना के बाद पाना है। ये इसी पल में उपलब्ध है। जिस पल आप अपने विचारों से हटकर अभी में आ जाते हैं, आप उस अवस्था को चख लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बर्तन धोते हुए भी आत्मज्ञान पा सकती हूँ? मेरी माँ तो ये बात सालों से कहती आ रही है। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ बर्तन धो रहे हैं, पूरे ध्यान से पानी की आवाज सुन रहे हैं, साबुन को महसूस कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि इसके बाद क्या करना है, तो उस पल में आप पूरी तरह से जागरूक हैं। और वही तो सब कुछ है। तो हाँ, आपकी माँ एक ज्ञानी गुरु थी और आपको पता भी नहीं चला। ये तो कमाल है। तो आखिर में कुछ ऐसे अभ्यास दोहराते हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकता है। पहला, दिन में कई बार रुककर बस कुछ गहरी सांसें लेना। दूसरा, हर काम को, चाहे वो चाय पीना हो या चलना, पूरे ध्यान से करना। तीसरा, विचारों से लड़ना नहीं, बस उन्हें देखना। और चौथा, अपने अंदर और बाहर के मौन को महसूस करना। ये सारे अभ्यास हमें एक ही जगह लाते हैं, हमारे दिमाग की बनाई हुई जेल से बाहर निकालकर उस खुली हकीकत में जो हमेशा अभी और यहीं है। असल में इन सभी विचारों का निचोड़ बस इतना है, करने की स्थिति से होने की स्थिति में आना। लगातार कुछ सोचने, प्लान करने, हासिल करने से हटकर बस होने का, अपनी मौजूदगी को महसूस करने का अभ्यास करना। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा करना है, और शांति कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करना है। ये हमारी अपनी असली प्रकृति है, जो विचारों के शोर के नीचे हमेशा मौजूद रहती है। जैसे ही शोर थमता है, शांति अपने आप सामने आ जाती है। एकदम सही। मन के साथ अपनी पहचान खत्म करके शुद्ध जागरूकता में जीना ही सच्ची आजादी है। और आज की इस गहरी बातचीत को खत्म करने से पहले हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे जिस पर आप सोच सकती हैं। अगर ये सच है कि हमारी सारी समस्याएं सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई कहानियां हैं, तो ठीक इसी पल में, बिना किसी अतीत या भविष्य के विचार के, असल में कौन सी समस्या मौजूद है?